हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। ये फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, 1 तारीख से 7 तारीख तक का। ठीक है। और हम लोग टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल पीसीएस प्री 2025 के लिए तो नहीं है, लेकिन वो आपको साथ में पढ़ना है। अभी जो ध्येय वालों की चल रही है आर की, ये हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 कर लिया है। प्ले लिस्ट विजिट करते रहिए आप, वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, हिंदी वाला भी हो गया और जीएस वाला भी हो गया। और आगे यूपी पीसीएस के लिए सेपरेट अगर कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तो उसको भी किया जाएगा। बट आर के लिए जो टेस्ट सीरीज हो रही है वो पीसीएस के लिए भी देखें। ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस में फ़र्क थोड़ी ना रहता है। खैर, यूपी पीसीएस प्री तो बहुत डिले कर दिया इन्होंने, अक्टूबर 2025 में होगा। बट आर तो जल्दी हो ही जाएगा ना, जून में करा देगा। चलिए कर लेते हैं, पहला टॉपिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, आर्द्रभूमि शहर के बारे में कुछ न्यूज में है। वेटलैंड सिटीज़ का भी दर्जा दिया गया है 2 शहरों को। तो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग कि ये वेटलैंड सिटीज़ क्या होती हैं, और ये जो 2 शहर चुने गए हैं इनकी क्या विशेषताएं रही हैं। वेटलैंड के लिए इन्होंने क्या काम किया है, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किया है। न्यूज में था, इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए। तो ये 2 शहर आपको याद रखना है। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। बाकी इंदौर में तमाम लेक्स हम लोग पढ़ते हैं, वेटलैंड्स पढ़ते हैं। उदयपुर तो झीलों का शहर ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 शहर के नाम आपको ध्यान रखना है, इनको वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये वेटलैंड सिटीज़ होती क्या है। सिंपल सा मतलब है इसका, देखो, ऐसे शहर जहाँ पे वेटलैंड तो पहले होना ही चाहिए, ये तो प्राइम कंडीशन है ना। वेटलैंड सिटी किसी को कब बोला जाएगा, जब वहाँ पे झील हो, लेक्स हो, वेटलैंड हो, और साथ में वहाँ पे ये जो आपके पास वेटलैंड्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। आपके पास क्या तरकीबें हैं, आपकी वहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैसी है वेटलैंड को लेके, इकोसिस्टम को लेके। आप जो शहर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, शहरी डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट को आप कैसे देखते हैं, है ना। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं आप अपने शहर का, तो ये तमाम कंडीशंस हैं। तो इन 2 शहरों ने ऐसा काम किया है। ऐसे शहर जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ये एक कंडीशन है। शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर रखते हैं। ठीक है, मतलब एक बैलेंस लेके चलते हैं डेवलपमेंट में और इकोसिस्टम को लेके। 6 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं, मानदंड है, तब आपको आर्द्रभूमि शहर का दर्जा मिलेगा। मतलब किसी शहर को आर्द्रभूमि शहर का दर्जा कब मिलता है, जब ये 6 क्राइटेरिया पूरे होते हैं। रामसर स्थल तो होना ही चाहिए। ठीक है, वेटलैंड तो ठीक है, वेटलैंड होना चाहिए, बट वो रामसर साइट्स में भी होना चाहिए। डिग्रेडेड वेटलैंड्स जो हैं इनको रिस्टोर करने का प्रयास भी आप कर रहे हो। ठीक है, आपका शहर कर रहा हो। आर्द्रभूमि की क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें पब्लिक अवेयरनेस के दायरे में होना चाहिए। इनके मूल, आर्द्रभूमि के मूल के बारे में पब्लिक अवेयरनेस अच्छी खासी हो। वेटलैंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए कार्य यानी एक्शन आपने क्या क्या लिए हैं। ज़मीन और पानी को सही से उपयोग करने की तरकीबें आपके पास हो। लैंड यूज़ प्लानिंग आपकी कैसी है ना। और वेटलैंड मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निबंध के लिए बहुत ये काम आएंगे ये सारे स्टेटमेंट, है ना। पर्यावरण से संबंधित आते हैं, सारे पॉइंट्स डाला करो। लोकल कम्युनिटीज़ का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग वहाँ पे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं जो प्रेजेंट में। तो इनकी भी यहाँ पे भूमिका देखी जाती है। 6 क्राइटेरिया, 6 मानदंड को आप पूरा करते हैं तब आपके शहर को दिया जाता है आर्द्रभूमि शहर। ठीक है, तो स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, उदयपुर इंदौर को मिला है आर्द्रभूमि सिटी का ये दर्जा, तो देख लेते हैं। उदयपुर को झीलों का शहर बोलते ही हैं। ठीक है, संपूर्ण शहर में स्थित हैं झीलें उदयपुर में। पिछोला झील वर्ल्ड फेमस है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। मैचिंग के लिए काम आएगा ये सारे फैक्ट। इंदौर में लोटस झील हम लोग पढ़ते हैं, चोरल डैम पढ़ते हैं, पिपलिया पाला झील पढ़ते हैं, सिरपुर झील पढ़ते हैं, ना। और इसके अलावा भी तमाम झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हो जाएगा। एक शहर को और नॉमिनेट किया गया था लेकिन वो फेल हो गया। भोपाल को भी आर्द्रभूमि शहरों में नामित किया गया था लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हुई। किस वजह से? भोज वेटलैंड यहाँ पे अफेक्ट हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, रोड प्रोजेक्ट की वजह से। इस वजह से भोपाल को यहाँ पर मान्यता नहीं मिल पाई। रामसर की थोड़ी चर्चा हुई थी, तो रामसर साइट्स आज की डेट में कितनी है, 89 हो गई हैं। ठीक है, 4 और बढ़ गई हैं। पहले हम लोग 85 पढ़ते थे ना, अब 4 और बढ़ गई हैं। ठीक है, 1 फरवरी 2025 तक का डेटा है, 4 न्यूली एडेड। अब 4 कौन कौन सी हैं, ये रामसर साइट वाला हम लोग टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर मैंशन कर दूंगा। ओके, चलिए दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है WASP बेस्प जो है 127b, ये क्या है? सिंपल यही पूछ लेगा, चर्चा में रहा ये चीज़ क्या है। यह एक एक्सो प्लानट है। ठीक है, एक्सो प्लानट किसे बोलते हैं? जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं उनको एक्सो प्लानट बोलते हैं। सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है। हॉट जुपिटर के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है और जुपिटर से लगभग 30% बड़ा भी। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये सब तो नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन इस टर्म के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि है क्या, तो लगा देना एक एक्सो प्लानट है। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस पूछता भी है और अभी हाल के वर्षों में पूछे भी गए हैं। ठीक है,
चलिए अब एक इंपॉर्टेंट नदी के बारे में पढ़ते हैं, रूसी कुल्या रिवर। ये वैसे इंपॉर्टेंस इस नदी का किस वजह से है? ओलिव रिडले कछुओं के वजह से। ओलिव रिडले कछुओं के बारे में हम लोग एक जगह के बारे में जरूर पढ़ते थे पहले, गैर माता बीच, उड़ीसा में। गैर माता बीच बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे इनकी मास नेस्टिंग होती है ओलिव रिडले कछुओं की। तो आपको इस जगह के साथ साथ गैर माता के साथ साथ आपको रूसी कुल्या रिवर का भी नाम याद रखना है। ओलिव रिडले कछुए द्वारा मास नेस्टिंग समझते हैं, मतलब सामूहिक रूप से घोंसला बनाते हैं, मास नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस नदी के तट पर ओलिव रिडले कछुए जो हैं सामूहिक रूप से घोंसला बनाने के लिए आते हैं। हो गया। और प्रमुख नेस्टिंग स्थल जो हैं एक तो यही है रूसी कुल्या रिवर, और गैर माता बीच हम लोग पहले से जानते ही थे, दोनों उड़ीसा में। ठीक, अब थोड़ा ओलिव रिडले के बारे में पढ़ते हैं। बड़े छोटे से होते हैं साइज में, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और भरमार है, मतलब वाटर बॉडी में, समुद्र में इन कछुओं की भरमार है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटे होते हैं कछुओं प्रजातियों में, सभी टर्टल की प्रजातियों में। टर्टल होता है एक, और एक होता है टॉर्टोइज, है ना। दोनों में फ़र्क जानते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। टर्टल और टॉर्टोइज, टॉर्टोइज ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है, और टर्टल ये पानी में रहते हैं। इनके फिन्स होते हैं, टर्टल के फिन्स होते हैं, और टॉर्टोइज के पैर होते हैं, ठीक है। 4 पैर दिखेंगे आपको, टर्टल के पैर नहीं दिखेंगे आपको, फिन्स दिखेंगे, ठीक, तैरने के लिए। हाँ, हिंदी में नाम दोनों का एक ही है, कछुआ। तो टर्टल की प्रजातियों में, ठीक है, सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति हो गई, और सबसे छोटे साइज के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। छोटे समझ के भैया इनको ये मत समझना कि ये कुछ खाते नहीं होंगे, मांस नहीं खाते होंगे। ये कार्निवोरस प्रजाति है, मांसाहारी प्रजाति है, ठीक है। सबसे अलग तरीके से सामूहिक नेस्टिंग करने वाली प्रजाति है, इसी की वजह से ये फेमस भी हैं, ओलिव रिडले। इस तरीके को, यानी इस प्रैक्टिस को, ये टर्म याद रखना, ठीक है, अरीबाडा। अरीबाडा सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, ये अरीबाडा क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मास नेस्टिंग का एक तरीका है, ठीक है, जो फॉलो करते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स। इनका प्रोटेक्शन का लेवल क्या है? IUCN ने जो स्टेटस दिया है वो वल्नरेबल है, सो वेद की कैटेगरी में डाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन की मूल्यांकन रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देख लेंगे स्वास्थ्य के कुछ डेटा, देख लेंगे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सेक्स रेशियो वगैरह, और ये मोर्टेलिटी रेट वगैरह देख लेंगे, ठीक है, फर्टिलिटी रेट वगैरह देख लेंगे। केंद्र सरकार ने 2021 और 2024 यानी 3 साल, है ना, की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब यहाँ पे देखो प्रोग्रेस क्या रही है। ये यहाँ से स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले हम लोग मृत्यु दर पढ़ लेते हैं। मृत्यु दर में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पढ़ लेंगे, और जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो भी देख लेंगे, और शिशु का यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देख लेंगे। ठीक, 1990 के बाद से MMR जो है, मातृ मृत्यु अनुपात, इसमें 83% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 83% की गिरावट। इसका मतलब है कि ये 130 से घटकर अब 97 हो गए। मातृ मृत्यु दर अनुपात है, ठीक है, मतलब पर लाख लाइव बर्थ, 1 लाख बर्थ में, लाइव बर्थ में, जीवित जन्म में अब कितनी मृत्यु हो रही हैं? अब 97 हो रही हैं। पहले 130 बच्चे, मतलब माताएं मर जाती थी, ठीक है, अब 97 है। MMR जो है वो अब 97 है, आपको 97 याद रखना है। अंडर 5 का मोर्टेलिटी रेट अगर पूछा जाए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, इसमें भी अच्छी खासी कमी आई। तो देखो दो तरीके से डेटा है यहाँ पे, एक तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में भी याद रखना है, और ये फैक्ट भी याद रखना है, 97, ठीक है, अभी वर्तमान का MMR 97। और ये जो अंडर 5 MR है, ये पहले 45 हुआ करती थी, अब 32 है, ठीक है। तो 45 से 32 का जो डिक्रीमेंट हुआ है, यही इंप्रूवमेंट है ना, यही इंप्रूवमेंट है, यही 75% का कमी दिखा रहा है। शिशु मृत्यु दर देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, इसमें भी अच्छी खासी कमी है, मतलब सारे ही डेटा यहाँ पे इम्प्रूव्ड दिखाए गए हैं। 39 से घटकर 28 हो गई है। IMR 28 है, अंडर 5 MR 32 है, और MMR ये 97 है। हो जाएंगे 3 फैक्ट। और टोटल फर्टिलिटी रेट अभी हम लोगों ने शायद जनवरी के लास्ट वीक में भी TFR पढ़ा था, वो अलग इंस्टीट्यूशन ने दिया था, और जो हमारा नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, इसके अनुसार भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, 2.3 से घटकर यहाँ पे 2 पॉइंट, अभी जो नेशनल ये फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है लेटेस्ट में, उसके अनुसार कितना है टोटल फर्टिलिटी रेट? 1.9 है कि 2 है? 2 ही है ना, इसको थोड़ा वेरीफाई करना। वो भी ये जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला, ये भी 2021 तक का ही है ना, 2019 से 2021 तक का। तो ये भी लगभग 2020 का ही बता रहे हैं, लास्ट 2020 का बता रहे होंगे। तो ये तो इंडियन रिपोर्ट के अनुसार है ना, और नेशनल हेल्थ जो सर्वे है, फैमिली हेल्थ सर्वे, ये भी इंडियन रिपोर्ट है। जो हम लोगों ने वहाँ पर टॉपिक पढ़ा था वो अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा पढ़ा था, ठीक है। दोनों में कंपेयर भी किया था, उस PDF को देखिएगा आप लोग। जो हम लोगों ने 1.9 पढ़ा था, वहाँ पे ईयर भी पढ़ा था साथ में कि किस साल तक ये 1.9 हो जाएगी। याद आ रहा कुछ? चलिए, तो ये आपको होमवर्क है, बताइएगा किस साल तक ये जो TFR है भारत का
वो 1.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मृत्यु दर का डेटा देख लिया। बाकी डिजीज़ के बारे में देखते हैं। क्षय रोग की घटनाओं में भी यहाँ पे कमी है, 17.7 की कमी आई है, और इससे जो मृत्यु होती थी उसमें भी कमी आई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में याद रखना, कहाँ पे कमी है, कमी कहाँ पे, मतलब कहाँ पे डेटा पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। 21.4% की कमी है क्षय रोग में भी, मृत्यु में, और घटनाओं में 17.7 का है। मोटा मोटा कुछ कुछ याद रखें। मलेरिया के मामले में क्या है, शुरुआत में ठीक है 13.28 की गिरावट देखी गई, फिर लेकिन 2030 में मलेरिया के केस अचानक से बढ़ गए, 28.9 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे एक में इम्प्रूवमेंट है, एक में डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये डेटा था यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, नेशनल हेल्थ मिशन का जो मूल्यांकन रिपोर्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो ये राजकोषीय स्वास्थ्य भी देखना है राज्यों का, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इन शॉर्ट में लिखा हूँ, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ही पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया, तो वो मैचिंग में पूछ लेता है कभी कभी कि ये इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नीति कमीशन के द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा पहला राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स 2025 लॉन्च किया। 2022 से 23 की अवधि में राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन किया गया इसमें। तो इसमें बस हम लोग यही देख ले रहे हैं कि किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी बुरी है, बस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना है। सीड्स परफॉर्मर जो है वो उड़ीसा है। ठीक है, सबसे अच्छा फिजिकल हेल्थ जो है जिस स्टेट का है वो उड़ीसा है, सबसे अच्छा उड़ीसा का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर गोवा का है, फिर झारखंड का है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन कीजिए। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने अभी 100वां प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह का क्या नाम है, सैटेलाइट का क्या नाम है? सैटेलाइट का है NVS-02। ठीक है, ये नाम याद रखना है, NVS-02 सैटेलाइट इसका नाम है। मिशन 300 न्यूज में भाई, मिशन 300 क्या है? मिशन 300 ये एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड है। संपूर्ण अफ्रीका में ऊर्जा में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। ये अफ्रीका का मिशन है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में ऊर्जा में तेजी लाने के लिए 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना है। अभी हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन में हुआ तंजानिया में, इसको भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिशन 300 क्या है, ये क्वेश्चन तो ये है, मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तंजानिया में। ठीक, चलिए, दार एस सलाम एक कोस्ट है, किस कंट्री का है बताएंगे? चलो पढ़ते हैं भैया थोड़ा सा नमक के बारे में। नमक नमक कम खाना है, नमक कम खाया भी करो। ठीक है, ये रिकमेंडेड डॉक्टर्स के द्वारा भी रहता है हमेशा, WHO भी बोल रहा है, लेकिन भारतवासी तो मतलब दुगने से ज़्यादा, मतलब जो रिकमेंडेड अमाउंट है उससे डबल अमाउंट में यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है सॉल्ट को, तो फिर वो बाद में दिक्कत करता है। वो दिक्कत सामने लिखी है, हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर। अब भाई रिकमेंडेड अमाउंट वो देख लेना है बस कितना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। WHO द्वारा आहार में नमक की मात्रा को लेकर अभी डायरेक्शंस दिए गए। ये डायरेक्शंस क्या हैं अभी देखते हैं। WHO ने अत्यधिक नमक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बताया। ठीक है, सुझाव भी बताया। सुझाव क्या हो जाएगा? कम खाओ नमक, यही तो सुझाव है। वयस्कों को यानी एडल्ट्स को प्रतिदिन 5 ग्राम नमक से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कितना खाना है? लेस देन 5 ग्राम पर डे। ठीक है, लेस देन 5 ग्राम पर डे। ये साल्ट वाली बात है। सोडियम को भी आपको कंज्यूम कम करना है, साल्ट भी 5 ग्राम से कम खाना है, और सोडियम भी 2 ग्राम से कम खाना है। ये ऐसा WHO बोल रहा है, नहीं तो आपको फिर हाई BP की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों डेटा याद रखना, ठीक है, सोडियम का और सॉल्ट का। सोडियम तो हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। यानी बॉडी में जो लिक्विड मटेरियल है ना, तरल पदार्थ, उसको रेगुलेट कौन करता है? यही करता है, सोडियम करता है। लेकिन ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर देगा, ज़्यादा ही रेगुलेट कर देगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ये रिकमेंडेड है, ठीक है, रिकमेंडेड क्वांटिटी पर डे फॉर अवॉइड हार्ट स्ट्रोक, याद रहेगा। चलिए, लेकिन भारत में देखो, भारत में नमक का सेवन अत्यधिक होता है, 10.4 ग्राम प्रतिदिन। रिकमेंडेड कितना है? 5 से कम। खा कितना रहे हैं हम लोग? लगभग 10.5 ग्राम, यानी डबल से ज़्यादा खा रहे हैं, जिससे BP की, यहाँ पे BP से जो पीड़ित हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में। ठीक है, तो ये भारत का अमाउंट याद रखना कंज्यूम वाला, और जो रिकमेंडेड है उसको भी ध्यान रखना। सॉल्ट और सोडियम के बारे में पढ़ लो थोड़ा। सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड के रूप में। नमक शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, आज आप इसेंशियल भी है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल भी है, लेकिन जो सीमित मात्रा है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। जो रिकमेंडेड है उतना ही, नमक बिना तो काम ही नहीं चलता है ना यार। और सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो बॉडी में तरल पदार्थ को संतुलित करता है। ठीक है, चलिए, इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। ये जो हमारी फूड अथॉरिटी है, इसके द्वारा चलाए भी गए हैं प्रोग्राम कि आप कम से कम नमक खाएं। कम से कम मतलब वही रिकमेंडेड खाएं। ईट राइट कैंपेन भी चलाया फूड अथॉरिटी ने, और आज से थोड़ा कम, इस नाम से भी एक अभियान चलाया, कैंपेन चलाया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, कोल डस्ट और प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक से तो समझ में आ गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। प्लांट के पास क्या है भाई, तना है, पत्ती है। पत्ती पे कोल डस्ट अगर चढ़ जाएगी तो क्या होगा पौधे का, ना तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ना ही वो रेस्पिरेशन कर पाएगा, फिर तो वो सूख जाएगा। और जो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस कर भी लेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान पेड़ के अंदर क्या आ जाता है, हीट आ जाती है ना भाई। खाना बनेगा बॉडी के अंदर तो गर्म होगी ना बॉडी, तो उस हीट को निकालने के लिए प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन अगर नहीं हो पाएगा तो प्लांट तो अंदर जल के खाक हो जाएगा, तना जल जाएगा, सूख जाएगा, तापन हो जाएगा उसके अंदर, अति तापन हो जाएगा, तो फिर वो डेड हो जाएगा, है ना। तो ये कोल डस्ट के बारे में क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये माइनिंग का है, थोड़ा माइनिंग का आर्टिकल था, उससे ये न्यूज में है। पौधों पर कोयले की धूल का प्रभाव हम लोग देखेंगे। वैसे ये बहुत स्पेशल नहीं है, हम लोग जानते ही हैं। इन शॉर्ट हम लोगों ने 2 मिनट में अभी 2-3 स्टेटमेंट में सीख लिया, वही है। स्टोमेटा जो है, रंध्र जो है, जहाँ से सब कुछ होता है, वही है ना, जहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, वही अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, वही अवरुद्ध हो जाएंगे, तो फिर काम खत्म है फिर प्लांट का। कार्बन का अवशोषण कम हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस में समस्या हो जाएगी पेड़ को, प्लांट को। रेस्पिरेशन यानी वाष्प का जो उत्सर्जन है, यानी जो मैं बोल रहा था कि हीट अंदर बॉडी में रहती है प्लांट के भी, उसको रिलीज भी तो करना होता है ना, उसमें समस्या हो जाएगी। जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलती है पेड़ से, फिर वो भी कम रिलीज होगी, है ना। O2 पौधों से कम उत्सर्जित होगी, और अंततः वातावरण में फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो फिर से ग्लोबल वार्मिंग का समस्या। ये रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन यानी जो जल वाष्प रिलीज नहीं हो पाएगी, तो पौधों में क्या हो जाता है, तपन बढ़ जाती है, ठीक है, पौधे सूख जाते हैं, और फर्दर ग्लोबल वार्मिंग की फिर समस्या हो जाती है। तो ये तो ठीक है, रंध्र अवरुद्ध हो जाएंगे तो ये सारी समस्या होंगी, ये वैसे जानते होंगे आप लोग। अब चूंकि यहाँ पे कोल की बात हुई है, तो कोल के बारे में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक पॉइंट, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। कोल क्या है भाई, एक अवसादी चट्टान है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। इसको टेस्ट में भी कवर कराया है मैंने। पीट कोयला हम लोग पढ़ते हैं, लिग्नाइट कोयला पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट भी पढ़ते हैं, और बिटुमिनस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो है कोयले का बनने का, वो पीट होता है। ये कोई कोयला नहीं है ना, बस नाम का कोयला है, वास्तव में कोई कोयला नहीं होता है, क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जलाओगे धुआं धुआं निकलेगा, कुछ हीट कंटेंट मिलेगी नहीं, लो हीट कंटेंट होता है, ठीक। इस पर फर्दर प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई कर दोगे तो लिग्नाइट बन जाएगा, कुछ हज़ारों सालों में लिग्नाइट कोयला बन जाएगा। ये ब्राउन कोल इसको बोलते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी अच्छा खासा होता है, लेकिन पीट से कम होता है, ठीक है। इसलिए तो पीट के बाद की स्टेज है लिग्नाइट, लेकिन पीट कोयले से कम होता है मॉइस्चर कंटेंट, मतलब थोड़ी बहुत हीट कंटेंट बढ़ जाती होगी, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो पाती है कि इसको यूज किया जाए कमर्शियल पर्पज़ से। कमर्शियल पर्पज़ से जो यूज होता है वो है भाई बिटुमिनस, इसी से हो रहा है, ठीक है। बिटुमिनस कोयला से ही हो रहा है जो एनर्जी जनरेशन हो रही है। इसको सॉफ्ट कोयला भी बोलते हैं, सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला कोयला है ये। हाई हीट कंटेंट होता है, ये मतलब पर्पज़ है यूज करने का। हीट ही तो चाहिए, तभी तो पानी बॉयल होगा, तभी तो हीट जनरेट होगी, स्टीम बनेगी, तब उसी स्टीम को टरबाइन पर पटकेंगे, तभी जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी, तभी तो बिजली बनाएगा जनरेटर, है ना। कोल पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट है, इसमें हाई सल्फर कंटेंट भी होता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ा याद रखना सबका, ठीक, पूछा जाता है। एंथ्रासाइट में क्या है, ये तो भाई टॉप क्लास का कोयला होता ही है, क्योंकि इसमें हाई हीट कंटेंट भी होता है और सल्फर कंटेंट भी कम होता है। तो ये थोड़ा सा इन्वायरमेंटली थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ये हार्ड कोयला है, पत्थर कोयला जिसे बोलते हैं ना, जो भर भर के जाते हैं ट्रेन, बट ये लिमिटेड है। एंथ्रासाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और कहीं कहीं रिस्ट्रिक्टेड भी है। चलिए, कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है भाई, ये उत्पादन है, प्रोडक्शन डेटा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है, फिर भारत करता है, फिर इंडोनेशिया करता है, फिर अमेरिका करता है। ये 2022 तक का आंकड़ा है। और अगर स्टोरेज में बात करें तो भैया स्टोरेज तो यूएसए के पास है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की स्थिति पढ़ते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट का डेटा है, हम लोग जानेंगे इसमें सोलर का कितना यहाँ पे हिस्सेदारी है पूरे रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड का कितना है, और तमाम जो रिन्यूएबल सोर्स हैं उनका देखेंगे, तो उनको याद रखना है। गैर गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त विद्युत जो है अभी हाल में, वो इतनी है, ये याद नहीं रखना है आपको, 213701 मेगावाट, ये याद रखना है आपको। कुल विद्युत क्षमता का गैर जीवाश्म ईंधन का जो हिस्सेदारी है ना, वो 46.8% है, ये आपको ध्यान रखना है। 46.8%, अच्छा खासा है। अब इसी में हम लोग देख लेंगे विंड का कितना है, सोलर का कितना है, ठीक है, हाइड्रो का कितना है। और भारत का लक्ष्य भी 2030 तक का 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हम इसी से बना डालेंगे, गैर जीवाश्म ईंधन से, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है। अभी 2022-23 में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन इन सोर्स का, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें, पानी से जो बिजली बन रही है उसकी हिस्सेदारी इतनी रही 8.81। ये इसको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये सिर्फ 2022-23 का है,
ये मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि अभी एक ही साल में मतलब कितना योगदान है। परमाणु ऊर्जा का योगदान देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा है, 2.5%, है ना। सोलर पवन बायोमास का योगदान लगभग 11.5% है। ये 2022-23 में है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, क्योंकि अभी तक का कुल योगदान ये पूछा जाएगा कि टोटल हिस्सेदारी बताइए, है ना, अभी तक की। तो सोलर की हिस्सेदारी है, जितनी भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें हिस्सेदारी है 20.60%। विंड की है, यानी पवन से जो बिजली बन रही है उसकी हिस्सेदारी है 10.5%। पानी से जो बिजली बन रही है उसकी हिस्सेदारी है लगभग 10.5%, याद रखना। ठीक है, और न्यूक्लियर यहाँ पे 1.80, ठीक है, 1.80%। फॉसिल फ्यूल तो जानते ही भैया, सबसे बड़ा हाथी तो यही है, कोयले से ही होती है, 46.20। ठीक है, यही टोटल जोड़ोगे ना, यही टोटल जोड़ोगे तो यही डेटा आ जाएगा जो हम लोगों ने शुरुआती लाइन में पढ़ा ना, ये वाला 46.8 है ना, 46.8। ये इनको जोड़ दोगे तो 46.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और गैस की हिस्सेदारी कितनी है? और चूंकि यहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके भी मैंने कुछ फैक्ट डाल दिए कि फॉसिल भी साथ में देख लीजिए। गैस से कितना है? 5.40। अब अभी केंद्रीय बजट, इसको हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है, केंद्रीय बजट पे पूरा एक लाख चल लिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 अभी जो 1 फरवरी को ये बजट की घोषणाएं जो हुई हैं, तो इसमें देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन है। सीमा शुल्क में छूट हुई है भैया। कोबाल्ट पाउडर जो है, जैसे लिथियम आयन बैटरी का जो स्क्रैप है, सीसा है, जस्ता है, ये सारे क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनकी सीमा शुल्क में छूट की गई है। चलिए, छूट की घोषणा हो गई है, ये ध्यान रखना। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत 410 करोड़ रुपए का बजट आवंटित भी हुआ है। ठीक है, 410 करोड़, ये ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन सेपरेट भी हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। ठीक है, ये अभी बजट 2025-26 में घोषणाएं हुई हैं। हो गया, चलिए अब पढ़ते हैं भारत में कृषि विकास, क्योंकि कृषि विकास को लेके भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घोषणाएं हुई हैं। तो कृषि विकास तो देखना ही है भैया, क्योंकि कृषि को प्रथम इंजन की संज्ञा दी गई है इस बार के केंद्रीय बजट में। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, प्रथम इंजन है। 2025-26 बजट, केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि को प्रथम इंजन की संज्ञा दी गई। चलिए देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024, ये तो समझ में आ रहा है ना, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का ईयर अलग रहता है। और उसी साल इकोनॉमिक सर्वे जब रिलीज होता है, एक दिन पहले 2 दिन पहले, तो इसका ईयर एक साल बैक डेट का रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो समझते होंगे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे एक साल पहले का ही बताया जाता है कि आपने जो पिछले साल बजट में घोषणाएं की थी उसको कितना अचीव कर पाए हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये आपका ये मार्कशीट है ना, मार्कशीट है। पिछले साल बजट में जो घोषणाएं हुई होंगी उस पर आप कितना खरा उतरे, ये इकोनॉमिक सर्वे में पता चलता है। इसलिए एक साल आपको यहाँ पे पीछे दिखता है। ठीक है, और बजट से पहले इसको रिलीज किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक प्रति वर्ष औसतन 5% की वृद्धि है कृषि क्षेत्र में। ये अच्छी बात है, ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। चलिए अब घोषणाएं देख लेते हैं इस बार के बजट में जो की गई हैं। घोषणाएं तो बहुत कुछ की गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। हाई ईल्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं, हाई ईल्ड वैरायटी वाले जो बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है। इसमें नए बीज किस्मों का विकास किया जाएगा। इंसेक्ट टॉलरेंट जो बीज होंगे उनको डेवलप किया जाएगा। क्लाइमेट टॉलरेंट सीड्स जो होंगे उनको तैयार किया जाएगा। ठीक है, और किसानों तक हाई ईल्ड वैरायटी बीजों की पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी, आसान पहुंच, ईजी रीच। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ पे मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार में, क्योंकि बिहार राजा है मखाने के क्षेत्र में। मखाना उत्पादन में बिहार 90% का योगदान रखता है। और अभी 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग भी दिया गया था बिहार के। तो मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में, ये इस बार के बजट की घोषणा है। दूसरा जीन बैंक भी खोला जा रहा है ना, दूसरा जीन बैंक भी खोला जा रहा है। पहला जीन बैंक 1996 में खोला गया था। चलो ये भी ठीक है, क्योंकि जीन बैंक के अपने एक अलग महत्व है। जीन बैंक क्या होता है? जीन बैंक में होता क्या है एक्चुअली, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो आनुवांशिक सामग्री होती है, इनको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि बाद में यूज किया जा सके। ठीक है, विलुप्त भी हो जाए अगर कोई प्लांट, तो कम से कम उसकी आनुवांशिक सामग्री के माध्यम से फिर से प्लांट हम लोग बना सकें, है ना। कपास उत्पादकता मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षीय मिशन रहेगा ये। सतत मत्स्य पालन के लिए भी यहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह और हाई सी के लिए। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को भी यहाँ पे इसकी घोषणा की गई है, धन धान कृषि योजना की। ये पूछा जाता ना, 4 ऑप्शन बना के पूछेगा। पिछली शायद अभी 2024 का जो पेपर हुआ पीसीएस का, इसके पहले जो परीक्षा हुई है उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपको ध्यान हो तो।
कि इस बार की बजट में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा, मतलब दलहन के लिए भी हो गया, धन दान कृषि में योजना हो गई, मत्स्य पालन के लिए भी हो गया, कपास उत्पादकता मिशन भी हो गया, मखाना बोर्ड भी खोल दिया, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी चेंज कर दी है ना, लोन लिमिट जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फरवरी फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक का ये करंट अफेयर्स हो गया। अब सेकंड वीक की प्रिपेयर करेंगे तो ये मिलेगा फिर आपको 14 तक प्रिपेयर होगा ना, 8 से लेके 14, 14 फेब, 14 फेब तो ये वीडियो मिलेगा, फिर 14 को शाम को मिल जाएगा, फिर 15 को दे पाऊंगा। ठीक है, एक आध दिन लेट लतीफ़ हो जाता है यार। ओके, चलते हैं फिर, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।